हाँ, तो बेसिकली चालू करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसको पढ़ने के पहले अपन लोग क्या समझते हैं ना, पहले हीमेटोपोइसिस समझ लेते हैं। क्या होता है हीमेटोपोइसिस? इसका मतलब क्या होगा? हीमेटो मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, सिंपल। तो हीमेटोपोइसिस होता कैसे है, ठीक है ना। तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में भी दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या आ जाता है? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आ जाता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये सिंपल समझ में आया कि हीमेटोपोइसिस में अपने पास तीन कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट, उसके अंदर दो पार्ट है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट के अंदर आता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, सिंपल। तो अभी हम लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं कि जो ब्लड है ना, कोई भी अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन बन रहा है, सेल्स बन रहा है, वो किससे बन रहा है? स्टेम सेल से बन रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेम सेल्स होते हैं, तो ब्लड किससे बनेगा? ब्लड के स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जिनके अंदर प्लूरीपोटेंसी हो। प्लूरीपोटेंसी हो मतलब क्या? एबिलिटी टू फॉर्म एनी टिश्यू, कोई भी टिश्यू में वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म इसका बन चुका है, क्या कि ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे वो आरबीसी बने, चाहे डब्ल्यूबीसी, चाहे प्लेटलेट, ठीक है। तो अपना इनिशियल स्टेम सेल क्या है? ब्लड स्टेम सेल। अब उसके बाद उसका स्ट्रीम और चूज हुआ, जैसे मान लो देखो, पहले कोई नीट देके एमबीबीएस में घुस चुका है। अब एमबीबीएस में भी दो पार्ट हो सकता है, या तो वो एमडी करेगा या तो एमएस करेगा उसके बाद। तो वही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। सब बहुत आसान है ये सीरीज़, क्यों? क्योंकि देखो, लिम्फॉइड स्टेम सेल में सिर्फ लिम्फोब्लास्ट बन रहा होगा, तो लिम्फॉइड स्टेम सेल क्या बनाएगा? लिम्फोब्लास्ट। और लिम्फोब्लास्ट के आगे वही अपने जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये सब बनेंगे। और बी सेल से आगे जाके क्या बनेगा? प्लाज्मा सेल। सिंपल सी बात है, अपनों के पास ब्लड स्टेम सेल था, उससे दो बना, एक माइलॉइड और एक लिम्फॉइड। अब जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है वो क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोब्लास्ट से फिर लिम्फोसाइट्स बनेगा। तो कैसे? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नॉन स्पेसिफिक वाले क्या होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और बी आगे जाके क्या बनता है? प्लाज्मा सेल्स, सिंपल। अब देखो, हम अपना जो एक अपना बस एक ही पार्ट बना अभी तक, क्या बना है? लिम्फोसाइट वाला पार्ट। तो बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी के बचे हुए पार्ट एक्सेप्ट लिम्फोसाइट क्या बनाएगा? माइलॉइड सीरीज। तो माइलॉइड सीरीज सबको बनाएगा। तो अपन लोग जो अभी लिकेमिया पढ़ रहे हैं ना, लिकेमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर बेसिकली मतलब डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाना, बहुत सारा हो जाना, ठीक है ना। वो भी किसका? माइलॉइड सीरीज के डब्ल्यूबीसी का। तो माइलॉइड सीरीज में कौन कौन से डब्ल्यूबीसी आएंगे? इनको छोड़ के, मतलब कौन कौन से आएंगे? माइलोब्लास्ट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ईसोनोफिल, ये सब इसके अंदर के डब्ल्यूबीसी हो गए, सिंपल। और मोनोसाइट, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो स्टेम सेल्स हैं, माइलॉइड और लिम्फॉइड। लिम्फॉइड से तो लिम्फोब्लास्ट बना दिए, माइलॉइड से हम लोगों ने आरबीसी बनाया, प्लेटलेट बनाया, और ये सब ये बनाया, इसके अलावा वाले सारे डब्ल्यूबीसी को बना डाले। तो अपना बेसिकली हो क्या रहा है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में इसी सीरीज में इफेक्ट आ रहा है। माइलॉइड स्टेम सेल्स के जीन में कुछ डिफेक्ट आएगा, उसकी वजह से जो माइलोब्लास्ट है वो डिफेक्टिव बनेंगे, और उसकी वजह से ये सब जो है बहुत सारे ये सब बन जाएंगे। मतलब बेसिकली ये इसमें कुछ डिफेक्ट आने के कारण इसका प्रोडक्शन एक्सट्रीम, अभी हम लोग पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन बहुत तेज़ चलने लग जाएगा, एकदम तेज़ भागेगा। और बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा तो अपने ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं अपन लोग? ल्यूकेमिया, सिंपल। तो देखो, तो अपना हीमेटोपोइसिस समझ गए क्या होता है? अपने पास एक ब्लड का स्टेम सेल होता है, उससे दो सीरीज निकलती है, एक माइलॉइड सीरीज और एक लिम्फॉइड सीरीज। लिम्फॉइड सीरीज से बना लिम्फोब्लास्ट, उससे हम लोगों ने बनाया बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। और बी लिम्फोसाइट ही कन्वर्ट हुआ किसमें? प्लाज्मा सेल में। सिमिलरली अपने पास एक माइलॉइड सीरीज है, उससे बनता है डब प्लेटलेट, आरबीसी और रिमेनिंग डब्ल्यूबीसी। रिमेनिंग डब्ल्यूबीसी में कौन आ जाते हैं? जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट से मतलब बन जाता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट, ठीक है। तो ये याद रखो बस कि माइलोब्लास्ट है ना, और ये वाला पार्ट बस यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है माइलॉइड सीरीज में। तो देखो, क्रोनिक को क्रोनिक क्यों कहते हैं अपन लोग? दो पार्ट होता है, जब एक्यूट पढ़ लेंगे तब अंतर समझ में आएगा कि क्रोनिक को क्रोनिक अलग क्यों है। बेसिकली क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है? सारे सेल्स बहुत सारे बनेंगे, मतलब क्या? माइलोब्लास्ट भी अपने ब्लड में बहुत होगा, ग्रेनुलोसाइट भी बहुत, ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, सब बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब कि ये बहुत लंबा वाला है, इन सब सेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। जबकि एक्यूट वाला किसको बढ़ाएगा? बस सिर्फ माइलोब्लास्ट को बढ़ाता है। तो जिस ल्यूकेमिया में सिर्फ माइलोब्लास्ट बढ़ा हुआ दिखेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और जिसमें ये सारे बड़े हुए दिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। यही अंतर है, ठीक है ना। तो अपन लोग चालू करते हैं अपन लोग। इसको कैसे पढ़ेंगे?
एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके कुछ, जो अभी मैं बस रीडिंग मार दे रहा हूँ, जब अपन लोग ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे ना तो ये अपने आप ये याद हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैथोजेनेसिस, फिर कितने फेजेस होते हैं उसके, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, फिर उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखो, और ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस कैसा है। तो 3 पार्ट में बटा है, मतलब 2 पार्ट में बांट दो, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किसको बताता है, पैथोजेनेसिस को, उसके फेजेस को, उसके क्लिनिकल फीचर्स को। ये बताता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को, प्रोग्नोस्टिक्स को। तो चालू करते हैं पहले पैथोजेनेसिस को। तो अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक की रीडिंग मारनी थी ना। देखो ये होता है किस वजह से, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से। कौन सा क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटी, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। इसको याद नहीं करना है, इसको बस अभी सुन लो। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम की वजह से होती है, जिसमें बेसोफिलिया पाई जाती है, स्प्लीनोमेगली पाई जाती है, और ल्यूकोसाइटोसिस होता है, जिसमें भी मेनली कौन, ग्रेनुलोसाइटिक एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। सब ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, अभी जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले पैथोजेनेसिस समझते हैं क्या होता है। तो अपने पास 2 क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम 9 जिसको बड़ा से बनाया गया, एक क्रोमोजोम 22 जिसको छोटे से बनाया हो, ठीक है। तो देखो ये पी आर्म होता है, ये क्यू आर्म होता है, ठीक है ना। तो देखो 9 के क्यू आर्म में देखो ये छोटा सा एरिया प्रेजेंट है। तो 2 एरिया है यहाँ पे, एक ABL वाला जीन है और एक 9Q जीन है, छोटा सा, ठीक है। सिमिलरली 22 पे क्या होगा, एक BCR जीन होगा और एक 22Q, क्योंकि पी आर्म और क्यू आर्म छोटे आर्म को क्यों बोलते हैं। तो ये हो गया। तो देखो अपने पास था, अब इसमें क्या मिक्सिंग होगी, मतलब क्या, इसका 22Q 9Q के पास चला गया और इसका ABL BCR के पास चला गया। तो ये देखो BCR ABL फ्यूजन हुआ, इसी को देखो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, सिंपल। तो अपन लोग के पास 2 क्रोमोजोम था, 9 और 22। 9 के पास एक ABL और एक 9Q, इसके पास एक BCR और एक 22Q। ABL और BCR याद रखना, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको जोड़े, इसका रंगीन वाला पार्ट एक साथ कर दिया और काला काला वाला पार्ट एक साथ, तो जब एक साथ कर दिया तो क्या बना, BCR ABL फ्यूजन बना। तो वही BCR ABL फ्यूजन। तो जब ये जो इस क्रोमोजोम को हम लोग क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। और उसमें जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। ये जीन था, जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा RNA, RNA के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो हाँ प्रोटीन बना। कितने किलो डाल्टन का याद रखना है, 210 किलो डाल्टन का। तो ये प्रोटीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, BCR ABL की फ्यूजन से बना है, तो BCR ABL फ्यूजन प्रोटीन, ठीक है ना। और ये प्रोटीन बेसिकली देखो, एंजाइम हो या टॉक्सिन्स हो या फिर रिसेप्टर हो, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो सिमिलरली ये जो प्रोटीन है, ये क्या है, एंजाइम की तरह काम करता है। कौन सी एंजाइम की तरह, टायरोसिन काइनेज एंजाइम, ठीक है। अब किसी में भी काइनेज आ गया ना, तो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ के मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो वही ये क्या करेगा, काइनेज एंजाइम। ग्रोथ फैक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा इसको ग्रोथ के लिए। ऐसा है कि जैसे मान लो सेल्स है, उसके पास ग्रोथ फैक्टर आता था, तभी वो जाके ग्रो करता था। पर अभी इसके अंदर क्या बन गया, टायरोसिन काइनेज। तो इसको ग्रोथ नहीं चाहिए, ये अपने आप ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके इसको बड़ा बना देगा। तो मतलब क्या, ग्रोथ फैक्टर को बाईपास कर गया ना, ग्रोथ फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होगा। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हुआ तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये बहुत सारे WBC बन जाएंगे, क्योंकि माइलोब्लास्ट में अगर ये हुआ, माइलोब्लास्ट में, तो इसमें अनकंट्रोल माइटोसिस होगा, और अनकंट्रोल माइटोसिस होने के कारण बहुत सारे माइलोब्लास्ट बन जाएंगे, और वही माइलोब्लास्ट ब्लड में भर जाएंगे, उसी को हम लोग ल्यूकेमिया कहेंगे। इसका पैथोजेनेसिस सिंपल है, क्या है, अपना 2 क्रोमोजोम लिए, क्रोमोजोम 9 और क्रोमोजोम 22। एक का छोटे, एक का 9Q कहते हैं, एक को 22, एक के ऊपर ABL और BCR, दोनों को इंटरमिक्स किए, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के कारण क्या बन गया, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। उसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बना उसका हम लोग बोलेंगे BCR ABL फ्यूजन प्रोटीन। उस प्रोटीन से जो एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम का नाम है टायरोसिन काइनेज। वो टायरोसिन काइनेज क्या करेगा, अपना बाईपास कर दे ग्रोथ फैक्टर को, तभी अनकंट्रोल माइटोसिस के कारण ल्यूकेमिया हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं क्या, फेजेस। पैथोजेनेसिस समझ गए, फेजेस देखते हैं। तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक का पहला पॉइंट क्या था, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी समझ में आया, इसमें क्या बनता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, ये सिंपल था। अब देखो दूसरा देखते हैं, फेजेस ऑफ CML। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। पहले सिंपल सा एकदम, इसमें बेसिकली किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है ना, ये थोड़ा सेफ कंडीशन होता है, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया बहुत बहुत ही खतरनाक है, अनसेफ कंडीशन है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में माइलोब्लास्ट भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, मतलब सब बन रहा है ना, मतलब ब्लास्ट की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, और सब सेल्स भी प्रेजेंट है, तो वो अपना एक्शन कर पा रहे हैं। तो वही, मतलब अगर क्रोनिक है, सिर्फ मतलब ब्लास्ट सेल्स उसमें ज़्यादा नहीं है और सब ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोनिक फेज। अब ब्लास्ट सेल की क्वांटिटी अगर 10% से कम है, पूरे मान लो 100 में से बस 10 ही ब्लास्ट सेल है, तब तो ठीक है। अब 100 में से 20 तो ब्लास्ट सेल ही हो गया, 10 से 19% मतलब। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड फेज, मतलब वो किस तरफ जा रहा है, एक्यूट फेज की तरफ। और अगर 20% से भी ज़्यादा हो गया तो ब्लास्ट का क्राइसिस हो गया, मतलब बहुत सारे ब्लास्ट पाए गए, तो ब्लास्ट क्राइसिस हो गया, ठीक है ना। तो अगर वो लिम्फॉइड सीरीज का ब्लास्ट क्राइसिस हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया में। और अगर वो माइलॉइड सीरीज में अगर ब्लास्ट हुआ तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, सिंपल।
तो पहले हम लोग किससे याद चालू किया है, क्रोनिक फेज से, ये एकदम ठीक था, इसमें ब्लास्ट सेल कितने <10% थे। फिर अपन लोग ने और आगे बढ़ाया, ब्लास्ट सेल का क्वांटिटी कितना बन गया 10 से 19%, 20% के आसपास, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड फेज। और एक्सेलरेटेड फेज के बाद और बढ़ा दिए तो ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट क्राइसिस। तो देखो अपन लोग को मेनली एक्सेलरेटेड फेज समझते क्या होता है। तो एक्सेलरेटेड फेज में क्या हो रहा है, माइटोसिस एक्सेलरेटेड हो रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि अपने को ग्रोथ फैक्टर का अपन लोग ने वो कर दिया बाईपास। क्यों, क्योंकि अपने अंदर बन रहा है टायरोसिन काइनेज, तो उसके कारण क्या माइटोसिस एक्सेलरेट हो गया, इसलिए एक्सेलरेटेड फेज कहते हैं। एक्सेलरेट हुआ। अब देखो बोन मैरो में ही ब्लड फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो बोन मैरो में पूरे माइलोब्लास्ट भर जाएंगे हर जगह, माइलोब्लास्ट बहुत सारे भर गए। अब बहुत सारे भर गए तो देखो जैसे मान लो ये है, इसमें कंपार्टमेंट बटा हुआ था कि यहाँ पे माइलोब्लास्ट बनेगा, मतलब माइलोब्लास्ट, उससे आरबीसी बनेगा, मतलब उससे सॉरी डब्ल्यूबीसी बनेगा। और यहाँ पे मान लो आरबीसी की जगह है तो यहाँ पे आरबीसी बनेगा। पर अब माइलोब्लास्ट का संख्या बढ़ते जाएगा तो इसको कंप्रेस करेगा, मतलब अब यहाँ पूरे एरिया में माइलोब्लास्ट बन रहा है, इतने से एरिया में बस डब्ल्यूबीसी बन रहा है। तो वही बता रहा है कि अगर बोन मैरो माइलोब्लास्ट से भर जाएगा ना तो स्पेस घट जाएगा, किसके लिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। समझ में, तो अगर स्पेस घटा तो देखो आरबीसी घटेगा, अगर बनाने की जगह ही कम तो बनने वाली चीज़ भी कम हो जाएगी, तो आरबीसी का काउंट घटेगा। उसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइटोपिनिया, मतलब इरेथ्रोसाइट्स के सेल्स का कमी हो जाना। उसके कारण क्या होगा, एनीमिया। तो पहला फीचर क्या हुआ, इरेथ्रोसाइटोपिनिया एक्सेलरेटेड फेज में, दूसरा क्या, एनीमिया हो गया। अब ऑक्सीजन कम, मतलब आरबीसी कम तो ऑक्सीजन भी सप्लाई कम होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इन्फाक्शन होने लग जाएंगे अलग अलग एरिया में, कहाँ कहाँ, स्प्लीन में, हार्ट में, वहाँ से इन्फाक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया कि बहुत सारे सेल्स बन गए तो इसके लिए जगह नहीं बना, जगह नहीं बना तो यही कम हो गया, यही कम हो गया तो एनीमिया हो गया, या फिर ऑक्सीजन जो उसका काम था ऑक्सीजन लेना वो नहीं कर पा रहा है, इन्फाक्शन हो जा रहा है। तीसरी बात है, ये आगे सिग्नल भेजेगा स्प्लीन को कि भाई, मैरो बोलेगा कि भाई मेरे पास तो जगह नहीं बच रहा, तुम बनाने लग जाओ। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी, मेडुलरी मतलब क्या होता है, जब बोन मैरो में सिंथेसिस हो। अब बोन मैरो के बाहर होता है तो सिंथेसिस, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो जब एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हुआ तो स्प्लीन मान लो इतना सा है तो उसको बढ़ना पड़ेगा, वो बड़ा हो जाएगा ताकि आरबीसी का प्रोडक्शन कर सके, इतना बड़ा हो जाएगा कि वो रप्चर होने का केस आ जाएगा, तो स्प्लीनिक रप्चर हो जाएगा, सिंपल। तो इस में एक्सीलरेटेड माइटोसिस के कारण जगह नहीं बचा तो ये ढकेलने लगा, तो आरबीसी की कमी होने लग गई, और बाहर वाले को बोला तो बाहर वाला फट फुटा के रप्चर हो गया। दूसरा बात, अगर ये पेनिस पे पहुंच रहा है तो क्या इरेक्शन कर दे रहा है, परजिस्टेंट इरेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया के कारण हो रहा है, तो ल्यूकेमिक प्रायापिज्म। ठीक है, और अगर ये सीएसएफ में पहुंचा तो जो इन्फेक्शन करता है उसको कहते हैं प्लियोसाइटोसिस। ठीक है ना, ये आपको पता करके रखना है कि प्लियोसाइटोसिस क्या होता है, प्लियोसाइटोसिस का स्प्लिट करना है टर्म को, इस वाले का टॉपिक यही है। तो अपने पास 3 फेज हुआ, क्रोनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज और ब्लास्ट क्राइसिस। ठीक है, अब हाँ, तो एक्सेलरेटेड फेज में हम लोगों ने बहुत तो इसे माइटोसिस कराया, उसकी वजह से जगह नहीं बचा क्या आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, तो फिर अपना आरबीसी घट गया तो एनीमिया हो गया। अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो इन्फाक्शन होकर स्प्लीनिक और मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, और आगे किसी को सिग्नल भेजा तो उसके कारण क्या हो गया, स्प्लीनिक रप्चर हो गया। ठीक है, अगर वो पेनिस में गया तो ल्यूकेमिक प्रेयापिज्म कर दिया, और सीएसएफ में गया तो अपना क्या कर दिया, प्लियोसाइटोसिस। ठीक है, अब ब्लास्ट क्राइसिस तो अपन लोग समझ ही लिए कि अगर वो लिम्फॉइड सेल के सीरीज में हुआ तो एक्यूट फेज ऑफ एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया हो गया, और माइलॉइड सीरीज में हुआ तो माइलॉइड लिम्फॉइड ल्यूकेमिया हो गया। और इसके अलावा इसमें बोन पेन, मलेस, पैनसाइटोपिनिया इनमें पाया जाता है, पर इसको मत याद करो, इतना याद करो काफ़ी है। तो अपन लोग ने अभी तक पैथोजेनेसिस पढ़ लिया, जिसमें हम लोग ने एबनॉर्मल जीन बनाया, उससे एबनॉर्मल प्रोटीन बनाया, इसके कारण जो एंजाइम बना वो एक्सेलरेटेड माइटोसिस करा देता था, सिंपल। ठीक है ना, दूसरा अपन लोग ने बनाया क्या, फेजेस ऑफ सीएमएल। तो इसमें क्रोनिक, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट। एक्सेलरेटेड को अच्छे से समझो, उसमें 3 पार्ट में, एक तो आरबीसी के लिए जगह नहीं, एक पेनिस में पहुंचा दो, और एक अपना उधर पहुंचा दो, कहाँ पे, सीएसएफ में, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर को भी अपन लोग ने 3 पार्ट में बांटा है। क्या 3 पार्ट है, एक तो सेल्स कम हो जाएंगी, ठीक है ना, कुछ कम हुआ तो कुछ घटा देते हैं, तो बढ़ा क्या बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और पढ़ेंगे क्यों बढ़ जाएगा, तो घटा दिए सेल्स को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिए, और एक जुवेनाइल सीएमएल होता है। ये 3 पार्ट होता है इसके क्लिनिकल फीचर्स का। कुछ घटाए मतलब क्या, सेल्स को घटाए मतलब पेनसाइटोपिनिया, बढ़ाए मतलब हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और बच्चों में पाया गया मतलब जुवेनाइल। तो देखो घटाए क्या, आरबीसी पैनसाइटोपिनिया, देखो आरबीसी घटेगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, और आरबीसी घटेगा तो सिग्नल भेजेगा ना, अभी वही सेम यहाँ पे लगाना है, तो स्प्लीनोमेगली हो जाएगा। यही सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सीएमएल का कि इसमें स्प्लीनोमेगली पाया जाता है। ठीक है ना, तो एनीमिया हो तो क्या, सांस लेने में दिक्कत, डिस्पनिया, तेज़ धड़कनें चलेंगी, टैकीकार्डिया। अब ऑक्सीजन सब अपने बॉडी में पहुँचेगा नहीं हर जगह, तो स्किन पेल हो जाएगी, तो पैलर हो जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है तो उसके कारण अपने को कमजोरी भी लग रहा हो तो वीकनेस, सिंपल। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया समझ में आया, स्प्लीनिक समझो,
तो देखो ये क्यों, ड्यू टू स्टिमुलेशन फॉर एक्स्ट्रामेडुलरी हीमेटोपोइसिस। और अगर वहाँ पे इन्फाक्शन हो गया आरबीसी की कमी से तो क्या दर्द होने लग जाएगा, सिंपल। तो पैनसाइटोपीनिया में पहला आरबीसी कमी था, आरबीसी कमी से अपने को दो चीज़ दिख रहा है, एनीमिया और स्प्लीनोमेगली। एनीमिया के कारण अपने को सांस नहीं आ रहा है, तेज़ धड़कनें चल रही हैं और पीलापन दिख रहा है और वीकनेस आ रही है। स्प्लीनोमेगली के कारण क्या रप्चर हो जा रहा है, स्प्लीनोमेगली हो जा रहा है क्योंकि एक्स्ट्रामेडुलरी हीमेटोपोइसिस करना पड़ रहा है, और साथ में क्या इन्फेक्शन के कारण दर्द हो रहा है। प्लेटलेट भी कम पाया जाता है, इसलिए आसानी से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो एपिस्टेक्सिस में नाक से खून आ जाना, हीमेटोमा, हीमेटोमा भी बताना है आपको क्या होता है, ठीक है ना। दो चीज़ बताना है अभी तक, प्लियोसाइटोसिस और हीमेटोमा, ठीक है ना, नहीं तो फिर तो पिन करूँगा ही कमेंट। तो हीमेटोमा और प्लियोसाइटोसिस, उसके बाद ईजी ब्रूजिंग, मतलब आराम से चोट लग जाती है। तो घट गया। अब कुछ बढ़ाते हैं, तो देखो अपने ब्लड के अंदर ल्यूकेमिया वाले सेल्स, मतलब बेसिकली लिम्फोसाइट्स, लीगोसाइट्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो उनको एनर्जी भी तो बहुत सारी चाहिए। तो इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड बाय ल्यूकेमिक सेल्स, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब ज़्यादा सेल्स को ज़्यादा मेटाबॉलिज्म चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके कारण क्या होता है, वेट घट जाता है आदमी का, ठीक है, एनर्जी नहीं रहती, तो लेस्टिट्यूड कहते हैं उसको, और खाने का भी मन नहीं करता, तो एनोरेक्सिया हो जाता है, सिंपल। तो पैनसाइटोपिनिया में अपन लोग आरबीसी को अफेक्ट करके एनीमिया और स्प्लीनोमेगली कर रहे थे, और प्लेटलेट की वजह से एपिस्टेक्सिस और अपना क्या कर रहे थे, हेमाटोमा कर रहे थे। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर तीन चीज़ करो अपना, या तो एनोरेक्सिया कर दो, या तो वेट लॉस कर दो, या तो अपना क्या एनर्जी कम हो जाने को लेसाइशन, क्या लेस्टिट्यूड। अब ये जो क्रोनिक है ना, मैं यहाँ पे बताया था कि ये बूढ़ों में पाया जाता है, 50 साल से बड़े में, पर अगर कभी छोटे बच्चों में पाया जा रहा है, जुवेनाइल CML है, तो ये एक वेरिएंट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हर जगह हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा, स्प्लीनोमेगली, पर जुवेनाइल में इसके इससे ज़्यादा बड़ा चीज़ क्या होता है, लिम्फेडिनोपैथी, तो लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, और साथ में फेशियल रैश पाया जाता है, सिंपल। तो क्लिनिकल फीचर को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा, पैनसाइटोपिनिया, कुछ को बढ़ा दिया मतलब हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और जुवेनाइल CML, ठीक है। फिर देखते हैं अपन लोग क्या, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर अपन लोग देखेंगे क्या, ये देखो, तो अपन लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक पढ़ लिए थे ना, क्रोमोजोम एबनॉर्मेलिटी, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, दूसरा ये भी पढ़ ली, स्प्लीनोमेगली, समझ में। अब देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे तो 3 चीज़ को कर सकते हैं मेनली, ये चौथा भी दिया है यहाँ पे, पर 3 चीज़ मेनली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपना, ब्लड एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, और सेल्स को देखना। तो देखो ब्लड इफेक्ट हो रहा है, देखो जहाँ से बन रहा है, जहाँ से बन रहा है उसको देख लो, मतलब क्या बोन मैरो को एग्जामिनेशन, जो उससे निकल रहा है मतलब ब्लड निकल रहा है उसको देख लो, और ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनको देख लो, सिंपल। तो पहले ब्लड को देख रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो आरबीसी का प्रोडक्शन अगर घट रहा है तो एनीमिया हो रहा है, पर डिफेक्टिव आरबीसी नहीं बन रहा, बस नंबर उसके घट जा रहे हैं, इसलिए जो एनीमिया हो रहा है कौन सा हो रहा है, नॉर्मोसाइटिक होना चाहिए था ये, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है ना। तो साइज भी सेम है और कलर भी सेम है उसका, बस नंबर घट जा रहा था, इसलिए आरबीसी में ये दिख रहा होगा कौन सा एनीमिया, नॉर्मोजेनिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। डब्ल्यूबीसी देखिए तो उसमें सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ल्यूकेमिया तभी तो हो रहा है, तो ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, तो उसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल सब बढ़ रहा है। तो इयोसिनोफिल बढ़ने से क्या होगा, इयोसिनोफिलिया, बेसोफिल बढ़ने से बेसोफिलिया, और न्यूट्रोफिल बढ़ने से न्यूट्रोफिलिया, सिंपल। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स सारे सारे ही बढ़ रहे होंगे, मतलब क्या देखो, माइलोब्लास्ट से चालू होता है ना, तो उससे बैंड फॉर्म बनता है, फिर मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, ये सब माइलोसाइट वाली चीज़ बढ़ रहे होंगे, सिंपल। तो देखो डब्ल्यूबीसी में सब बढ़ रहा होगा, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, तो न्यूट्रोफिलिया, यूसिनोफिलिया, बेसोफिलिया। पर सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, बेसोफिलिया, क्योंकि ये 10% से भी ज़्यादा का एरिया ले लेता है, जबकि असलियत में ये 0.5 से 1% होता है। और ये 10% से भी ज़्यादा का एरिया ले लिया, मतलब हाँ कुछ तो लीकेमिया वाला गेम चल रहा है, और वो भी इसका चल रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा दिए, प्लेटलेट को घटा दो, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है ना। तो आरबीसी घटा, प्लेटलेट घटा, सिर्फ डब्ल्यूबीसी बढ़ा, क्योंकि इसका एरिया बढ़ते जा रहा है प्रोडक्शन का, और सबके लिए जो जगह है वो घटते जा रहा है, तो उनका कम बन रहे हैं बोन मैरो के अंदर, सिंपल। अब बोन मैरो एग्जामिनेशन देखते हैं। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में अगर ट्रिक याद करना तो करो, पर मेरे हिसाब से बस अपना समझो कि बेसिक्स, तो उससे याद हो जाएगा। इसमें बेसिकली देखना है अपने को क्या, CM हाउस होता है ना, CEM मत देखो, इसको देखो पहले क्या होता है, सेल्स, जो अपन लोग पढ़ के आए सेल्स के बारे में वही पूछ रहा है, सेलुलैरिटी कैसी है उसकी, सेल्स कितने हैं, तो बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ल्यूकेमिया हो रखा है, तो इसलिए हाइपर सेलुलैरिटी होगा, तो इसलिए वही जो खाली स्पेसेज होंगे ना बोन मैरो के, वो भी माइलॉइड सेल से भरे हुए होंगे, तो सेलुलैरिटी कैसा होगा, हाइपर सेलुलैरिटी। दूसरा है अपना इरेथ्रोपोइसिस, सिंपल सी बात है, बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी ज़्यादा बन रहा है, आरबीसी के लिए कम जगह बन रहा है, तो इरेथ्रोपोइसिस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वही इरेथ्रोपोइसिस अपना घट गया। और कैसे टाइप का एनीमिया देगा, नॉर्मोजेनिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, सिंपल।
फिर अपना आ जाता है माइलॉइड सेल। तो माइलॉइड सेल तो बढ़ ही रहे हैं, तभी तो ल्यूकेमिया हो रहा है ना। तो ल्यूकेमिया में तो माइलॉइड सेल ही बढ़ते हैं। तो देखो प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन उन्हीं का पाया जा रहा है। तो ये जो माइलॉइड इरेथ्रॉइड रेशियो का, देखो इरेथ्रॉइड घट रहा है, माइलॉइड बढ़ रहा है, तो ये रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इसलिए इसका रेशियो बढ़ जाता है। और प्लेटलेट भी घट जाते हैं, स्मॉलर देन साइज, ख़राब टाइप के बन रहे हैं, मतलब साइज़ भी छोटा हो रहा है, पर बोन मैरो में पाए जा रहे हैं। तो बोन मैरो में अपन लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा, CEMM, सी मतलब सेलुलरिटी, तो हाइपर सेलुलरिटी दिख रहा है, इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो रहा क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, माइलॉइड सेल्स बढ़ रहे हैं तो इसके कारण M/E रेशियो बढ़ रहा है, और लास्ट में आता है मेगा कैरियोसाइट, ये स्मॉलर पाए जा रहे हैं पर है। ठीक है। अब साइटों की बात करें, सेल्स की बात करें, तो अपन लोग ब्लड देख लिया, ब्लड में RBC घट रहा था, WBC बढ़ रहा था, और मेनली बेसोफिलिया को देखना था। न्यूट्रोफिलिया में सारे फॉर्म्स बढ़ रहे थे, मतलब क्या, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, ये सब बढ़ रहे हैं। यूसिनोफिल भी बढ़ रहा है, प्लेटलेट घट रहा है। बोन मैरो एग्जामिनेशन में हम लोग CEMM देखें, मतलब क्या, सेलुलरिटी, इरेथ्रोपोइसिस, माइलॉइड सेल्स और मेगा कैरियोसाइट। अब साइटों को देखते हैं। साइटों में दो पार्ट है सेल के अंदर, या तो केमिकल को देख लो उसके, या तो उसके जेनेटिक्स को देख लो। तो जेनेटिक्स को देखेंगे तो कोई क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटी देखेंगे, इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम जो अभी बना के हैं हम लोग पैथोजेनेसिस में। तो उसमें क्या हो जाए, ट्रांसलोकेशन 922 के बीच ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उसको हम लोग कैसा ट्रांसलोकेशन कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और ये जो फ्यूजन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, BCR-ABL फ्यूजन। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया अपना जेनेटिक्स। केमिस्ट्री देखते हैं। तो केमिस्ट्री क्या हुआ, ये बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नैप स्कोर देखा जाता है ल्यूकेमिया में लगभग। तो लगभग का नैप स्कोर बढ़ा रहता है सारे ल्यूकेमिया में, पर इसमें घटा पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल उसका घटा देता है। अब क्या कारण है उसको डीपली मत देखो। बेसिकली नैप का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज के एंजाइम को देखता है, पर इस केस में न्यूट्रोफिल जो है इसको अपोजिट काम करता है, और फिर इसको डिटेक्ट नहीं होता। सिंपल से अगर रटना है तो रट लो, नहीं तो समझा भी सकता हूँ मैं। देखो न्यूट्रोफिल के अल्कलाइन फॉस्फेटेज को ये डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिलिया तो पाया जाता है, ठीक है, नैप स्कोर बड़ा हुआ होना चाहिए, पर इसमें बेसोफिलिया भी है, यूसिनोफिलिया भी, तो और सब भी बड़े हैं। तो इसमें ये नैप स्कोर बढ़ने की जगह घट जाता है। नहीं तो नॉर्मली इन्फेक्शन के केस में न्यूट्रोफिल ज़्यादा बड़े होने चाहिए, तो वो नैप स्कोर बढ़ा देता है। पर यहाँ पे और सब भी बढ़ने के कारण नैप स्कोर घट जाता है। सिंपल। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये कि नैप स्कोर का घटा हुआ पाया जाएगा। तो साइटोजेनेटिक्स हो गया, साइटोकेमिस्ट्री, अदर्स को तुम खुद ही रीडिंग मारो, ये कोई काम का नहीं है। तो देखो ब्लड एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन और साइटो, इसमें जेनेटिक्स और केमिस्ट्री आ गया। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने तीन चीज़ देखा, RBC, WBC, प्लेटलेट, और इसमें हम लोगों ने क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में चार चीज़ देखा, सेलुलरिटी, इरेथ्रोपोइसिस, माइलॉइड सेल्स और मेगाकैरियोसाइट, और साइटो में जेनेटिक्स और केमिस्ट्री। सिंपल। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसको देखो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो। अगर एनीमिया हो रखा है तो उसको हम लोग क्या दे देंगे, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करा दो। सिंपल। अगर अब देखो ये BCR-ABL फ्यूजन जिनको ठीक करना है ना, तो उसके लिए एक दवाई होता है, निब से याद कर लो, इमेटिनिब। तो इमेटिनिब क्या करता है, टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम बन रहा था, नॉर्मल एंजाइम, एबनॉर्मल प्रोटीन था ना, BCR-ABL फ्यूजन प्रोटीन के कारण जो एंजाइम बन रहा था, उसी एंजाइम का नाम था ना टायरोसिन काइनेज। तो देखो इस टायरोसिन काइनेज के ऊपर क्या होगा, मान ली टायरोसिन काइनेज, उस पर एक ATP बाइंडिंग साइट होगा, और जब ATP इस पर बाइंड करेगा तब ही एंजाइम काम करेगा। तो मान लो इस ATP बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर दिया, तो ये एंजाइम कोई काम का होगा, नहीं हो पाएगा, और काम का नहीं हो तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस जो हो रहा था वो नहीं होगा। सिंपल। तो वही, अगर इसको इनिबिट कर दिया तो इसका सिग्नल का ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, तो आगे सिग्नल नहीं पहुंचा तो माइटोसिस नहीं हुआ, साथ में उसका एपोप्टोसिस भी करा देगा। ये ABR-BCL जिन में ही पाया जाएगा उनका। तो इमेटिनिब दोनों काम करता है, पहले ब्लॉक करता है, इसी कारण उनका आगे का सिग्नल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है, और वो खुद में भी एपोप्टोसिस करके मर जाते हैं। और ब्लड को जगह बोन मैरो को ठीक करना है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सिंपल। उसी से याद कर लो, जैसे लैब डायग्नोसिस में ब्लड खराब था ना, तो ब्लड के लिए एनीमिया हो रहा था, एनीमिया के लिए अपन लोग ट्रांसप्लांटेशन करा दी। बोन मैरो में गड़बड़ी आ रहे थे, बोन मैरो एग्जामिनेशन कर रहे थे ना, तो हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा दिए, क्रिस का फोटो लगा दिए, उसमें बोन मैरो का दिक्कत आ रहा था ना, उसके बाप को तो देना था शायद। और तीसरा अपन लोग क्या था, साइटो ये जेनेटिक्स देखे थे ना, उसमें क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी क्या, BCR-ABL फ्यूजन बन रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने इमेटिनिब दे दिया। तो तीन अगर इनको याद किए हो तो ये भी अपने आप याद हो जाएगा। अब प्रोग्नोस्टिक फीचर बस बचा है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, पैथोजेनेसिस, इसमें मेनली क्या याद करना है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मतलब BCR-ABL फ्यूजन जीन। फेजेस को क्या देखना है, क्रोनिक, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट सेल्स। इसमें भी एक्सेलरेटेड फेज को अच्छे से देखो, इसमें स्पेस घट जा रहा है। फिर क्लिनिकल फीचर्स को तीन पार्ट में बांट के पढ़ो, कुछ घट जा रहा है मतलब पैनसाइटोपिनिया, कुछ बढ़ जा रहा है मतलब हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम और बच्चों का। और फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस को तीन पार्ट में, ब्लड एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन और साइटो। और ट्रीटमेंट तो अपन लोग समझ ही रहे हैं, एनीमिया, इमेटिनिब और बोन मैरो एग्जामिनेशन। प्रोग्नोस्टिक फीचर बस बच रहा है। इसमें क्या होता है, एक सोशल इंडेक्स होता है और एक स्टैनफोर्ड से याद कर लो, हैसफोर्ड सिस्टम होता है। तो सोशल इंडेक्स को क्या कहते हैं, सोकल इंडेक्स।
तो देखो इसमें ए बी सी याद करना है, ए बी सी और सब याद हो गया मतलब सब, ए बी सी एस। ए से मतलब क्या होता है एज, बी को हम लोग पी मान रहे हैं तो क्या प्लेटलेट काउंट, फिर सी क्या सर्कुलेटिंग ब्लास्ट कितने सर्कुलेट कर रहे हैं, और सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं मतलब साइटोजेनिक चेंजेस। तो ए मतलब एज, बी से पी बना दिया मतलब प्लेटलेट चेंजेस, सी मतलब सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं वही साइटोजेनिक और सर्कुलेटिंग ब्लास्ट, और एस क्लिनिकल साइज। हैशफोर्ड सिस्टम भी सेम इसी को लेता है, बस इसमें देखो क्या होता है, एक ए है, एक बी है, दो सी है और एक ऐसे। इसमें क्या होता है सी दो होने के कारण बी दो हो जाता है बिल्कुल। तो देखो एज वही है, एज का एज, बी से जो प्लेटलेट काउंट बनाते हैं यहाँ भी बन रहा है, बस बी से एक और एक्स्ट्रा क्या आ जाता है बेसोफिलिया को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। अब सी एक ही रखेंगे तो ब्लास्ट को नहीं देखेंगे, ब्लास्ट को देखेंगे साइटोजेनिक चेंजेस नहीं देखेंगे, तो क्या सर्कुलेटिंग ब्लास्ट देखना है। और ऐसे स्प्लिनिक साइज था, स्प्लिनिक साइज को देख लेंगे क्योंकि स्प्लिनोमेगेली हो रहा है ना, सिंपल। तो ए बी सी एस, एस से स्प्लिनिक साइज है, ए से एज है, बी से प्लेटलेट है, ये सर्कुलेटिंग ब्लास्ट और साइटोजेनिक चेंज। सिमिलरली ए बी सी एस, ए से एज है, एस से स्प्लिनिक साइज है, सी से अपना सर्कुलेटिंग ब्लास्ट है, बी से दो चीज़ अपना आया था बेसोफिलिया और प्लेटलेट काउंट, सिंपल। चलो समझ गए, ये खत्म हो गया, अपन लोगों ने ये पढ़ा। फिर पैथोजेनेसिस, फेजेस, क्लिनिकल फीचर, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। बेसोफिलिया भी हो रहा है, लिकोसाइटोसिस भी हो रहा है, एबनॉर्मलिटी और स्प्लीनोमेगाली, सिंपल।